जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि पॉलिटी की महामैराथन क्लास लेकर के आएंगे, तो आज पॉलिटी की महामैराथन क्लास को हम कवर करने वाले हैं। आज इस क्लास में हम पूरी पॉलिटी को कवर करने वाले हैं और साथ ही हमने मॉडर्न हिस्ट्री और प्राचीन हिस्ट्री की क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने वो सभी क्लासेस नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। और भैया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप केवल क्लास के अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। तो बताइए प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शंस है 1919, दूसरा कह रहा 1920, तीसरा कह रहा 1921 और लास्ट कह रहा 1923। तो बता दें, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हर क्वेश्चन से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, दूसरा है विवेल योजना, तीसरा है क्रिप्स मिशन और लास्ट कह रहा है कैबिनेट मिशन। तो भारतीय संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कैबिनेट मिशन की, तो इसका गठन जो है 1946 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था भैया? 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था, साथ में याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस देश का अलिखित संविधान है। यूएसए का, यूके का, जापान का या पाकिस्तान का। तो राइट आंसर हो जाएगा अलिखित संविधान यूके का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह संसदीय परंपराओं के आधार पर जो है यहाँ पर शासन चलता है। किसके भैया? संसदीय परंपराओं के आधार पर यहाँ पर यूके में शासन चलता है। ठीक है, और यहाँ का अलिखित संविधान है। यहाँ पर मतलब कोई संविधान लिखित प्रारूप नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। तो बताइए भैया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव किस में दिया गया था। ऑप्शंस हैं 1935 का अधिनियम, दूसरा कह रहा 1919 का अधिनियम, तीसरा कह रहा 1909 का अधिनियम और लास्ट कह रहा है 1947 का अधिनियम। तो बता दें, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत के सचिव को महालेखा परीक्षा की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 1919 अधिनियम के तहत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो बताइए दोस्तों, इनमें से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो राइट आंसर बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, 11 दिसंबर 1946 को, कब भैया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से चुना गया था। ये जो है संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे अस्थायी सदस्य पूछता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहां पर देखा जा सकता है। तो बताइए, इन चारों में से कहां पर भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देखा जा सकता है। ऑप्शंस कह रहा है प्रस्तावना में, दूसरा कह रहा है भाग 1 में, तीसरा कह रहा है भाग 2 में और लास्ट कह रहा है भाग 3 में। तो बता दें, जो है प्रस्तावना में हम लोकतांत्रिक आदर्शों को जो है देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें प्रस्तावना की, तो यह जो है 26 नवंबर 1949 में जो है अंगीकृत की गई थी। कब भैया? 26
नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शंस हैं, पहला कह रहा है एक गणराज्य के रूप में, दूसरा कह रहा है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, तीसरा कह रहा है एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, और लास्ट कह रहा है एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। और बता दें, मूल संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इनको जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार पूर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो कौन कौन से शब्द भैया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जो है शब्द 42वें संविधान संशोधन में सरदार पूर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था। तो बताइए दोस्तों, भारत जो है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था। ऑप्शंस कह रहा है 26 नवंबर 1950, दूसरा कह रहा है 26 जनवरी 1949, तीसरा कह रहा है 26 जनवरी 1950 और लास्ट कह रहा है 26 नवंबर 1949। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो है भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। तो बताइए किसमें देखे जाते हैं। तो पहला कह रहा है मूल कर्तव्य में, दूसरा कह रहा है मूल अधिकार में और लास्ट कह रहा है उद्देशिका में और लास्ट है नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो इन सभी में जो है आपका राइट आंसर बनेगा उद्देशिका में जो है संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्शों का प्रतिबिंब दिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, बेरूबरी यूनियन मामला 1960 में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की जो है कुंजी है। तो कौन से अधिनियम में भैया, बेरूबरी यूनियन मामला 1960 में ये कहा गया था कि उद्देशिका जो है संविधान निर्माताओं की कुंजी है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो बताइए किस शब्द का जो है अभिव्यक्ति प्रस्तावना में नहीं किया गया है। ऑप्शंस है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा कह रहा है समाजवादी, तीसरा कह रहा है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य और लास्ट कह रहा है संघी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा संघी शब्द का जो है कहीं पर संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है उद्देशिका में। ठीक है, और बता दें जो है परंतु अनुच्छेद 1 में जो है भारत राज्यों का संघ शब्द जो है घोषित किया गया है। ठीक है, संघ शब्द का उल्लेख आपको संविधान में मिलेगा, परंतु जो है संघी शब्द का आपको कहीं पर पूरे संविधान में उल्लेख नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया था। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। 2 बार, 3 बार, 1 बार या एक भी बार नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की उद्देशिका में अभी तक एक भी बार संशोधन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार, दूसरा कह रहा है जीवन का अधिकार,
तीसरा कह रहा है मत देने का अधिकार और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा जीवन का अधिकार। ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है, यह जो है आपका अनुच्छेद 21 में वर्णित एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, ठीक है, ना कि राजनीतिक अधिकार। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। ऑप्शंस कह रहा है 26 नवंबर 1947, दूसरा कह रहा है 26 जनवरी 1950, माफ करिएगा। अगला कह रहा है 26 नवंबर 1949 और लास्ट कह रहा है 26 नवंबर 1950। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, परंतु 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू किया गया था संपूर्ण भारत में। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 में जो है इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, परंतु इसको अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। M.K. मुंशी, दूसरा कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा कह रहा है B.N. राव और लास्ट कह रहा है भीमराव अंबेडकर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा B.N. राव जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सरकार में निम्न प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। तो बताइए, एकात्मक प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में, संघीय प्रणाली में या राष्ट्रपति प्रणाली में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा संघीय प्रणाली में जो है द्विसदन पद्धति अनिवार्य लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इनके जो है निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है और उच्च सदन में प्रांतों का जो है प्रतिनिधित्व किया जाता है, ठीक है। संसदीय प्रणाली में निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है और उच्च सदन में जो है प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो बताइए दोस्तों, एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। इंग्लैंड से, USA से, आयरलैंड से या कनाडा से। तो राइट आंसर बनेगा भारतीय संविधान में एकल नागरिकता जो है इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है। तो बताइए दोस्तों, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है। संसदीय सरकार की, दूसरा कह रहा है संघीय सरकार की, तीसरा कह रहा है एकात्मक सरकार और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता जो है संघीय सरकार की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, अमेरिका के संविधान में जो है दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर संघीय सरकार है वहाँ पर दोहरी नागरिकता की जो है प्रावधान है। जबकि अपने भारत में अगर बात करें तो भारत में हमारे संसदीय सरकार है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संविधान प्रणाली की एक विशिष्टता है। तो बताइए दोस्तों, कहाँ के संविधान की जो है विधि का शासन संकल्पना है, ब्रिटेन की, कनाडा की, आयरलैंड की या जापान की। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की जो है यह एक प्रकार की विशिष्ट प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो बताइए दोस्तों, संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। अमेरिका के संविधान से, दूसरा कह रहा है कनाडा से, तीसरा कह रहा है स्विट्जरलैंड और लास्ट कह रहा है यूनाइटेड किंगडम से। तो बता दें, संघीय प्रणाली जो है कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो बताइए भैया इनमें से भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरा कह रहा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लास्ट कह रहा है BN राव। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान के सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, किसके भैया, प्रारूप समिति के ये जो है भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष भी थे, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो बताइए दोस्तों कौन से देश के संविधान से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है। ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, दूसरा कह रहा है अमेरिका, तीसरा कह रहा है दक्षिण अफ्रीका और लास्ट कह रहा है कनाडा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो बताइए भैया मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, 6, 7, 11 या 5। तो इन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। और बता दें 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से जो है हटा दिया गया था। तो वर्तमान में इस समय 6 ही मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है मूल संविधान के बारे में, तो मूल संविधान में 7 जो है मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अगर पूछता है तो वर्तमान में जो है 6 ही मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है हटा दिया गया है, तो 6 ही बचे हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं। तो बताइए दोस्तों संविधान के कौन से भाग में जनता को मूल अधिकार या गारंटी दिया गया है। तो ऑप्शंस कह रहा है भाग 1, दूसरा कह रहा है भाग 2, तीसरा कह रहा है भाग 4 और लास्ट कह रहा है भाग 5। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में जो है जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इनका जो है प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के कहाँ तक भैया 35 तक इनका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की भाग 2 की, तो भाग 2 जो है भैया नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और बात करें भाग 1 की, तो इसमें संघ और राज्यों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। और बात करें भाग 4 की, तो इसमें जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिया गया है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही अधिकारिता के अधीन आता है। तो बताइए दोस्तों ऑप्शंस हैं राज्यों के बीच परस्पर विवाद, दूसरा कह रहा है संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, तीसरा कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद और लास्ट है मूल अधिकारों का संरक्षण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन जो है मूल अधिकारों का संरक्षण आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला कह रहा है अनुच्छेद 16 समान अवसर, ये आपका सही दिया है। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 21 प्राण और दैविक स्वतंत्रता, ये भी सही है। अगला कह रहा है अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, ये आपका दोस्तों गलत दिया हुआ है अनुच्छेद 17। और लास्ट कह रहा है अनुच्छेद 14 विधि के समता, तो ये भी आपका सही दिया है। आपका गलत का चुनाव करना था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें अनुच्छेद 17 में जो है उपाधियों का समापन नहीं दिया है, इसमें जो है अस्पृश्यता का जो है प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 17 में। और बता दें उपाधियों का समापन का जो है प्रावधान अनुच्छेद 18 में दिया गया है। सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। उपाधियों के समापन अगर पूछता है तो अनुच्छेद 18 में, और अनुच्छेद 17 में जो है
अस्पृश्यता का अर्थात छुआछूत के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। तो बताइए कौन से संशोधन के तहत जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया। ऑप्शंस कह रहा है 44वां, दूसरा कह रहा है 42वां, तीसरा कह रहा है 45वां और लास्ट कह रहा है 42वां। टाइपिस्ट से दोस्तों गलती हो गई है, दोनों बार जो है 42 कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासन काल के दौरान हटाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से किसके शासनकाल में हटाया गया था। ऑप्शंस कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा कह रहा है मोरारजी देसाई, तीसरा कह रहा है इंदिरा गांधी और लास्ट कह रहा है नरसिम्हा राव। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के समय में जो है संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों के श्रेणी से, और यह जो है 1978 के करीब जो है हटाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए हमारी टीम इतनी मेहनत करती है, तो प्लीज़ भैया आप सभी का फ़र्ज बनता है कि आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो बताइए दोस्तों किस संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। ऑप्शंस कह रहा है अनुच्छेद 19, दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 32, तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 14 और लास्ट कह रहा है अनुच्छेद 21। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। और बता दें दोस्तों अनुच्छेद 32 में जो है मूल अधिकारियों को 5 प्रकार की रिट लागू करने की जो है गारंटी देता है। कितनी प्रकार की भैया? 5 प्रकार की रिट जो है जारी करने की गारंटी ये देता है, अर्थात रिट संबंधी इसमें जो है प्रावधान दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बताइए दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 14 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो बताइए दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 40वां, 42वां, 52वां या 44वां। तो बता दें सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है भाग 4 में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इनको जो है जोड़ा गया था। तो किसमें भैया? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में अनुच्छेद 51 के का में इनको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से कौन निलंबित कर सकता है। तो बताइए भैया मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। प्रधानमंत्री, दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति, तीसरा कह रहा है राज्यपाल और लास्ट कह रहा है विधि मंत्री। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है। तो बताइए दोस्तों समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा कह रहा अनुच्छेद
20, तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 22 और लास्ट कह रहा है अनुच्छेद 16। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से नागरिकों और विदेशों दोनों को प्राप्त है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से नागरिकों और विदेशियों को क्या प्राप्त है। ऑप्शंस कह रहा है सिविल अधिकार, दूसरा कह रहा है मौलिक अधिकार, तीसरा कह रहा है राजनीतिक अधिकार और लास्ट कह रहा है विधिक अधिकार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधिक का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। पहला कह रहा है भाषण का अधिकार, दूसरा कह रहा है सूचना का अधिकार, तीसरा कह रहा है जीवन का अधिकार और लास्ट कह रहा है शिक्षा का अधिकार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा सूचना का अधिकार इनमें से मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, सूचना का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, ठीक है। और भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में जो है लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, कब भैया, 2005 में जो है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था और यह एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, ना कि सूचना का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्न में से कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा जो है मामला है। ऑप्शंस कह रहा है गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, दूसरा कह रहा है मुंबई राज्य मराम बलसारा 1991, अगला कह रहा है शर्मा बनाम कृष्णा 1959 और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, यही जो है मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है। फ्रांस से, आयरलैंड से, कनाडा से या अमेरिका से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है इनका प्रावधान दिया गया है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। तो बताइए दोस्तों, कौन से संशोधन के तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है अधिक महत्वपूर्ण जो है मौलिक अधिकारों की अपेक्षा में बना दिया गया है। तो ऑप्शंस कह रहा है 42वां संशोधन, दूसरा कह रहा है 44वां संशोधन, तीसरा कह रहा है 56वां संशोधन और लास्ट कह रहा है 52वां संशोधन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है मौलिक अधिकारों की अपेक्षा में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बता दें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 के गा में, किसमें भैया, अनुच्छेद 31 के गा में पुनः जो है संशोधन करके इसके विस्तार को जो है और बढ़ा दिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। ऑप्शंस कह रहा है ग्राम पंचायतों का आयोग, दूसरा कह रहा है मजदूरों का संरक्षण, तीसरा कह रहा है बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो गांधी दर्शन में जो है ग्राम पंचायतों का आयोग जो है दर्शन पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 80 और लास्ट कह रहा है अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद जो है 39 जो है भारत को राज्य का कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? ऑप्शंस कह रहा है संसद, दूसरा कह रहा है लोकसभा, तीसरा कह रहा है राज्यसभा और लास्ट कह रहा है मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 7, 12, 10 या 18? तो राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 80 के तहत जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नियुक्त किया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो राइट आंसर बनेगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए किया जाता है। और बता दें राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 है। कितनी भैया? 250 है। और बता दें जिसमें से इन 250 सदस्यों में से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, अर्थात मनोनीत किए जाते हैं। तो याद रखिएगा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है, जिसमें से 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80 के तहत। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए भैया, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति, तीसरा कह रहा है विधि मंत्री और लास्ट कह रहा है प्रधानमंत्री। तो बता दें भारत के अटॉर्नी जनरल की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है भैया। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो बताइए दोस्तों, सभी सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? ऑप्शंस कह रहा है प्रधानमंत्री, दूसरा कह रहा है जनरल अटॉर्नी, तीसरा कह रहा है रक्षा मंत्री और लास्ट कह रहा है राष्ट्रपति। तो इन सभी का जो है सर्वोच्च कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो बताइए दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष होता है, दूसरा कह रहा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तीसरा कह रहा है शासनाध्यक्ष होता है और लास्ट कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो राइट आंसर बनेगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध और चुना गया था? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन से जो है राष्ट्रपति को भारत में निर्विरोध चुना गया था? ऑप्शंस कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा कह रहा है डॉक्टर हर्षशंकर दयाल, तीसरा कह रहा है डॉक्टर संजीव रेड्डी और लास्ट कह रहा है डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संजीव रेड्डी को भारत में निर्विरोध जो है चुना गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो बताइए दोस्तों, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था जिसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था?
ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा कह रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरा कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और लास्ट कह रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किसी भी अराजनैतिक जो है यही भारत के सबसे पहले अराजनैतिक राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। और बता दें इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल वर्ष 2002 से लेकर के 2007 तक जो है चला था। कब तक भैया? जुलाई 2002 से लेकर के जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल जो है चला था। और इनको जो है अमजान अर्थात पब्लिक का प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इन्हें आम जन या पब्लिक का प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो बताइए दोस्तों, किस वर्ष जो है आपात स्थिति लागू की गई थी? इनमें से ऑप्शंस कह रहा है 1962, दूसरा है 1965, तीसरा है 1971 और लास्ट कह रहा है 1975। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अव्यवस्था के कारण भारत में आपात की स्थिति 1975 में लागू की गई थी। ठीक है भैया। क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकते हैं? क्वेश्चन ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा कह रहा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति और लास्ट कह रहा है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 के तहत जो है सौंप सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 56 में दिया गया है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, संविधान की प्रणाली को असफल हो जाने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? ऑप्शंस हैं 352 के, दूसरा कह रहा है 356 के और अगला कह रहा है 360 के और नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 अर्थात धारा 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आपात स्थिति कब घोषित की जा सकती है, कौन से अनुच्छेद के तहत? ऑप्शंस कह रहा है अनुच्छेद 361, अगला कह रहा है अनुच्छेद 356, तीसरा कह रहा है 360 के तहत और लास्ट कह रहा है अनुच्छेद 352 के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति जो है घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें अब तक भारत में 3 बार जो है आपातकाल लग चुका है। पहला आपका 1962 में लगा था। कब भैया? पहला जो है आपका 1962 में लगा था और दूसरा जो है 1971 में लगा था और तीसरा जो है 1975 में लगा था। तो तीनों के तीनों याद रखिएगा। पहला जो है 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय में, दूसरा जो है 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय में और लास्ट जो है 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो है भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो बताइए दोस्तों, किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से नहीं की जाती है? ऑप्शंस कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा कह रहा है थल सेना अध्यक्ष, तीसरा कह रहा है मुख्य न्यायाधीश और लास्ट कह रहा है वायुसेना अध्यक्ष। तो बता दें लोकसभा अध्यक्ष की जो है निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किसका भैया? लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बाकी के दिए गए ऑप्शन थल सेना अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और वायुसेना अध्यक्ष, इनकी जो है नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ के संविधान से अपनाई गई है? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शंस कह रहा है यूएसए, दूसरा कह रहा है स्विट्जरलैंड, तीसरा कह रहा है फ्रांस और लास्ट कह रहा है इंग्लैंड। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें महाभियोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान दिया गया है और इसको जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति घोषित हो चुकी है? तो बताइए दोस्तों भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति जो है घोषित की गई है? ऑप्शंस हैं 1 बार, दूसरा कह रहा है 2 बार, तीसरा कह रहा है 3 बार और लास्ट कह रहा है 1 भी बार नहीं। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपात की स्थिति 1 भी बार नहीं लगी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रहता है? ऑप्शंस हैं 6 माह, दूसरा कह रहा है 3 माह, तीसरा कह रहा है 7 माह और लास्ट कह रहा है कोई निश्चित समय नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया अध्यादेश केवल 6 माह तक जो है लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो बताइए दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? विधानसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा या लास्ट कह रहा है विधान परिषद द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा जो है उपराष्ट्रपति पर जो है अभियोग लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें उपराष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले जो है सूचना देना आवश्यक होता है, तभी जो है इसको राज्यसभा जो है लगा सकती है। ठीक है, 14 दिन पहले इसको जो है सूचना देना पड़ता है, तभी राज्यसभा इसको जो है लागू कर सकती है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो बताइए दोस्तों इनमें से संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? कनाडा संविधान से, अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या रूसी संविधान से? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली जो है ग्रहण की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों भारतीय संसद में अपर हाउस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शंस कह रहा है हाउस ऑफ लॉर्ड, दूसरा कह रहा है राज्यसभा, तीसरा कह रहा है विधानसभा और लास्ट कह रहा है सेनेट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है और लोअर हाउस जो है लोकसभा को कहा जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, अर्थात राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है। तो बताइए भैया राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें अनुच्छेद 84 के तहत राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और अगर आपसे लोकसभा का पूछता है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और इसका प्रावधान संविधान के 84 अनुच्छेद में दिया गया है, अर्थात 84 अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद के
संयुक्त सत्र अध्यक्षता कौन करता है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, दूसरा कह रहा है राज्यसभा का सभापति, तीसरा कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष और लास्ट कह रहा है संसद का वरिष्ठ सदस्य। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा और इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 118 में वर्णित है। तो याद रखिएगा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 118 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो बताइए भैया इनमें से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस कह रहा है विपक्षी दल का नेता, दूसरा कह रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष, तीसरा कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष और लास्ट कह रहा है प्रधानमंत्री। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विपक्षी दल का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों, इस समिति में जो है सदस्यों की कुल संख्या जो है 22 होती है। कितनी भैया? 22 होती है लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या, जिसमें से 7 जो है सदस्य राज्यसभा द्वारा और 15 सदस्य जो है लोकसभा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो सभी के सभी फैक्ट याद कर रखिएगा। अगर टोटल सदस्यों की संख्या पूछता है तो 22 सदस्य हैं और इनमें जो है 22 सदस्यों में 7 सदस्य जो है राज्यसभा द्वारा और 15 सदस्य लोकसभा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। तो बताइए दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा कौन सी संसदीय समिति करती है? ऑप्शंस कह रहा है प्रवर समिति, दूसरा कह रहा है आकलन समिति, तीसरा कह रहा है लोक लेखा समिति और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और लोक लेखा समिति को जो है प्रकलन समिति अर्थात का जो है जुड़वा बहन भी कहा जाता है। किसका दोस्तों? प्रकलन समिति का जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद में सम्मिलित है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संसद में क्या सम्मिलित है? ऑप्शंस कह रहा है पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, दूसरा कह रहा है लोकसभा और विधानसभा, तीसरा कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा और लास्ट कह रहा है विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो इन सभी में आपका चारों में से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद में शामिल होते हैं और इसका प्रावधान 79 अनुच्छेद में दिया गया है, अर्थात 79 अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शंस कह रहा है प्रधानमंत्री के प्रति, दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति के प्रति, तीसरा कह रहा है लोकसभा के प्रति और लास्ट कह रहा है राज्यसभा के प्रति। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णित है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो बताइए दोस्तों, यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि संसद में रखे जाने वाला विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो बता दें अनुच्छेद 110 के किसके भैया? अनुच्छेद 110 के तीसरे और चौथे जो है भाग के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 110 के तीसरे और चौथे भाग के तहत जो है लोकसभा इसका निर्धारण करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अपशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत अपशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है?
ऑप्शंस कह रहा है आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, दूसरा कह रहा है आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, तीसरा कह रहा है वे अधिकार जिनका प्रयोग केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा किया जाता है, और लास्ट कह रहा है वे अधिकार जिनको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बताइए दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा कह रहा है विट्ठल भाई पटेल, और लास्ट कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विट्ठल भाई पटेल यही जो है केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है 1925 में केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष के रूप में जो है शपथ ग्रहण किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, विट्ठल भाई पटेल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता निम्न में से है। तो बताइए दोस्तों कौन सी विशेषता है? ऑप्शंस कह रहा है कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, दूसरा कह रहा है कार्यपालिका का नियत कार्यकाल है, अगला कह रहा है कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, और लास्ट कह रहा है संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए दोस्तों स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस कह रहा है संजीव रेड्डी, दूसरा कह रहा है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा कह रहा है हुकुम सिंह, और लास्ट कह रहा है जीवी मावलंकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जीवी मावलंकर जो है यही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1956 तक रहा है। तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल भी पूछ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शंस कह रहा है केवल राज्यसभा में, दूसरा कह रहा है केवल लोकसभा में, और लास्ट तीसरा कह रहा है ए एवं बी दोनों, और लास्ट कह रहा है राज्यों की विधानसभाओं में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव केवल एक सत्र में केवल एक बार ही जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, और दूसरा जो है अविश्वास प्रस्ताव अगले सत्र में जो है प्रयोग किया जा सकता है संसद के सत्र में। तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारों का जो है निर्धारण करती है? छठी, चौथी, तीसरी या पहली? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, इसका प्रावधान जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो पहला कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा कह रहा है आयरलैंड, तीसरा कह रहा है जापान, और लास्ट कह रहा है अमेरिका। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष का था 42वें संशोधन द्वारा बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 7 वर्ष। अगला कह रहा है 8 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा है 6 वर्ष और लास्ट कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं। तो राज्यसभा का कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्षों के लिए कर दिया गया है, अर्थात 1 वर्ष जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जब पहले जो है 5 वर्षों का इसका होता था, अब जो है वर्तमान में 6 वर्षों का जो है कार्यकाल इसका राज्यसभा का होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अधिकांश अपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के अधिकांश अपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शंस कह रहा है संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा। दूसरा कह रहा है अकेले संसद द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर। और लास्ट कह रहा है गृह मंत्री द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अकेले संसद द्वारा जो है संविधान के अधिकांश जो है अपबंधों पर संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का जो है संशोधन संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो है कर सकती है। तो याद रखिएगा इसका प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा की पहला महिला अध्यक्ष कौन सी हैं? ऑप्शंस कह रहा है मीरा कुमार। दूसरा कह रहा है सरोजिनी नायडू। तीसरा कह रहा है सुषमा स्वराज और लास्ट कह रहा है प्रतिभा पाटिल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मीरा कुमार यही जो है पहली लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल वर्ष जो है 2009 से लेकर के 2014 तक इनका कार्यकाल था। तो याद रखिएगा कहाँ से भैया, 2009 से लेकर के 2014 तक इनका कार्यकाल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, हाउस ऑफ द पीपुल जो है लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1954 में, 1965 में या 1975 में और लास्ट है 1985 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो ये कथन जो है किसके द्वारा कहे गए थे? संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। तो ये जो है ऑप्शंस कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कह रहा है वल्लभ भाई पटेल। तीसरा कह रहा है भीमराव अम्बेडकर और लास्ट कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बताइए दोस्तों यह जो है किसके द्वारा कहे गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहे गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा जो है मंत्रिमंडलीय पद्धति को जो है राज्य रूपी जहाज या स्टीयरिंग व्हील कहा गया है? तो ऑप्शंस कह रहा है मैरियट के द्वारा। दूसरा कह रहा है रैमसे म्योर के द्वारा। अगला कह रहा है बैगहार्ट के द्वारा और लास्ट कह रहा है लोवेल के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रैमसे म्योर के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या गृह मंत्री? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। और बात करें राष्ट्रीय एकता परिषद अर्थात NIC के गठन की, तो इसका गठन 1961 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है किया गया था। कब भैया? 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसका गठन किया गया था और इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्माण करने का अधिकार किसको है? तो बताइए दोस्तों, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्माण करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को या संसद को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय को जो है ये अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा और इसका जो है प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 327 में जो है वर्णित है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सहकारिता आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, सहकारिता आयोग का गठन किस विषय की रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? ऑप्शंस कह रहा है कावेरी विवाद, दूसरा कह रहा है केंद्र राज्य संबंध, अगला कह रहा है सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान और लास्ट कह रहा है सिंधु जल विवाद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सहकारिता आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें सहकारिता आयोग के गठन की, तो इसका गठन 1983 में किया गया था। कब भैया? 1983 में इसका सहकारिता आयोग का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो बताइए दोस्तों, मूल अधिकारों के संरक्षण कौन करता है? राजनीतिक दल, दूसरा कह रहा है विधायिका, तीसरा कह रहा है कार्यपालिका और लास्ट कह रहा है न्यायपालिका। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की है? तो बताइए दोस्तों, किस मामले के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया है? ऑप्शंस कह रहा है गोकुलनाथ मामला, दूसरा कह रहा है केशवानंद भारती का मामला, अगला कह रहा है सरदार पूर्ण सिंह समित का मामला और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गोकुलनाथ का मामला, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह जो है 1967 में गोकुलनाथ मामला हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए दोस्तों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, अगला कह रहा है राष्ट्रपति, तीसरा कह रहा है गृह मंत्री और लास्ट कह रहा है लोकसभा। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा जो है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है और इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है वर्णित है। और बता दें भारत में जो है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का जो है कार्यकाल की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए होता है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है दिया गया है और इसके अगर कार्यकाल पूछता है तो 6 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को किस वर्ष स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2010 में, 2015 में, 2001 में या 2014 में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो है 2015 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताइए दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो बता दें दोस्तों 52वें संविधान संशोधन
1985 के द्वारा, किसके द्वारा, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जो है प्रतिबंधित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1985। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो बताइए दोस्तों, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 330, अगला कह रहा है अनुच्छेद 250, अगला कह रहा है अनुच्छेद 324 और लास्ट कह रहा है अनुच्छेद 320। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो बताइए दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। के सुंदरम, दूसरा कह रहा है सुकुमार सेन, तीसरा कह रहा है जेवी और लास्ट कह रहा है स्वामीनाथन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, भारत में जो है वर्तमान में अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में जो है निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में जो है ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तमान में अगर आपसे पूछता है तो कौन है भैया, ज्ञानेश कुमार हैं। और ये ज्ञानेश कुमार जो है फरवरी 2025 में 26वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त बने हुए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। पहला अगर पूछता है तो सुकुमार सेन है, अगर वर्तमान में पूछता है तो ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें नंबर के फरवरी 2025 में जो है बने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो बताइए दोस्तों, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शंस कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा कह रहा है प्रधानमंत्री, तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति और लास्ट कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा राज्यपाल को पद शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा और इसका प्रावधान संविधान के 159 अनुच्छेद में दिया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसने परिसीमन के आधार पर जो है मतदान कराया था। पहला कह रहा है झारखंड, दूसरा कह रहा है केरल, तीसरा कह रहा है आंध्र प्रदेश और लास्ट कह रहा है कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य जो है सबसे पहले परिसीमन के आधार पर जो है मतदान करवाया था। और बता दें कर्नाटक ने जो है वर्ष 2008 में जो है पहली बार परिसीमन के आधार जो है मतदान करवाया था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। ऑप्शंस कह रहा है ब्रिटेन, दूसरा कह रहा है जापान, तीसरा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और लास्ट कह रहा है दक्षिण अफ्रीका। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें वर्तमान में जो है समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, अगर आपसे मूल समवर्ती सूची में पूछता है तो मूल समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं, 52 हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। ये आपका मूल समवर्ती सूची में था और इस समय ये वर्तमान में का आंकड़ा है। तो दोनों के दोनों आंकड़ा याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो बताइए दोस्तों, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 8, 11, 18 या 12। तो बता दें वर्तमान संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो याद दोनों के दोनों याद रखिएगा। वर्तमान में अगर पूछता है तो वर्तमान में कितनी 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों किस संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ऑप्शंस कह रहा है 42वें, दूसरा कह रहा है 44वें, तीसरा कह रहा है 73वें और लास्ट कह रहा है 71वें। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें 2 अक्टूबर 1959 में, कब भैया 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। कहाँ से भैया, राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1959 में जो है शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा, कई बार ये एग्जामों में आ चुका है। ये आपका 2021 में पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है। तो बताइए दोस्तों वर्तमान में भारतीय अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। 15 हैं, 18 हैं, 22 हैं या 15 हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो बताइए दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या क्या शामिल है। ऑप्शंस कह रहा है ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, दूसरा कह रहा है ग्राम पंचायत, अचल पंचायत और पंचायत समिति, तीसरा कह रहा है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति, जिला परिषद और लास्ट कह रहा है जनपद पंचायत, तालुका पंचायत और या अंचल पंचायत। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में जो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति, जिला परिषद ये तीनों के तीनों जो है शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों कौन सी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शंस कह रहा है नानावती आयोग, दूसरा कह रहा है रॉयल कमीशन, तीसरा कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति और लास्ट कह रहा है अशोक मेहता समिति। तो बता दें बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों पंचायती राज प्रणाली निम्न में से कौन से 2 राज्यों में लागू की गई थी। ऑप्शंस कह रहा है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, दूसरा कह रहा है राजस्थान और बिहार, तीसरा कह रहा है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और लास्ट कह रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज प्रणाली पहले जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य में जो है लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें राजस्थान में जो है अक्टूबर 1959 में लागू की गई थी। ठीक है, कब भैया, राजस्थान में अक्टूबर 1959 में। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो ये जो है नवंबर 1959 में यहाँ पर लागू की गई थी। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। राजस्थान का अगर पूछता है तो अक्टूबर में जो है 1959 में और आंध्र प्रदेश में जो है नवंबर में 1959 में जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई थी। तो बताइए दोस्तों भारत में पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है शुरू की गई थी। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 55, लास्ट कह रहा है अनुच्छेद 45। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 के तहत जो है पंचायती राज प्रणाली जो है लागू की गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। कई एग्जामों में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो यही अनुच्छेद 40 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। ऑप्शंस हैं सिंधी, तमिल, डोगरी या उड़िया। दूसरा कह रहा है संस्कृत, कोंकणी, मराठी, सिंधी। नेक्स्ट कह रहा है सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और लास्ट कह रहा है मराठी, अंग्रेजी, उड़िया या नेपाली। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर बनेगा जिनको 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ा गया हो जिन भाषाओं को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन्हीं को जो है बाद में जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। बता दें, सिंधी को 21वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 21वें संशोधन में किसको, सिंधी को जोड़ा गया था और 71वें में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है जोड़ा गया था। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। और ये जो है 2022 में आपका पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि, शिक्षा, पुलिस या दंड विधि। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची के विषय में जो है कृषि आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलेंगे एक नई मैराथन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।